हेलो बच्चों, हैप्पी होली। तो आज कई दिनों के बाद फिर मैं आपके लिए उपस्थित हूँ आपके यूट्यूब चैनल द कॉमर्स केयर पर। आज मैं इकोनॉमिक्स का सेट सॉल्व करूँगा जो कि MCQ टाइप सेट है और ये सेट आपका झारखंड बोर्ड द्वारा अपलोड किया गया है। वैसे मैंने पहले भी इस टाइप का कई सेट सॉल्व करके वीडियो के माध्यम से आपको दिया हूँ। आशा करता हूँ कि आप उसे देखे होंगे और तैयारी कर रहे होंगे। अब ज़्यादा समय नहीं बचा हुआ है, इसलिए होली में बिजी ना होकर कृपया करके थोड़ा पढ़ाई कर लें। तो ये इकोनॉमिक्स का सेट है, तो साइंस और कॉमर्स के बच्चों के लिए है। आर्ट्स के बच्चे भी इसे देख सकते हैं, तो थोड़ा ध्यान देंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। वीडियो लंबा नहीं करना है क्योंकि लंबा वीडियो किसी को पसंद नहीं होता है। पहला क्वेश्चन जहाँ तक आप देख रहे हैं, पहला क्वेश्चन आपका है अर्थव्यवस्था की किस समस्या का संबंध उत्पादन की तकनीक के चयन से है। तो ऑप्शन आप देख रहे हैं, क्या उत्पादन करें, कितनी मात्रा में उत्पादन करें, कैसे उत्पादन करें और किसके लिए उत्पादन करें, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो है कैसे उत्पादन करें, क्योंकि उत्पादन करने का दो तकनीक होता है, एक श्रम प्रधान तकनीक होता है, एक तकनीक प्रधान तकनीक, ठीक है। तो अर्थव्यवस्था की किस समस्या का संबंध उत्पादन की तकनीक के चयन से है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, कुल उपयोगिता अधिकतम होती है जब सीमांत उपयोगिता का मान होता है, ठीक है। कुल उपयोगिता टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम कब होती है, जब सीमांत उपयोगिता होता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा 0, शून्य, ठीक है। तो ये शून्य पर टिक आउट करेंगे आप लोग, क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है सामान्यता एक उदासीनता वक्र होता है, जनरली एन इंडिफरेंस कर्व इज, ठीक है। आपको पता भी है, आप चैप्टर भी पढ़े होंगे इकोनॉमिक्स का। अब जानते हो कि संसार में साधन जो है सीमित है, ठीक है, और मानव की आवश्यकता सीमित है, इसलिए सीमित संसाधनों को कुशलतापूर्वक ही प्रयोग करना होगा। सभी की आवश्यकताओं को संतुष्ट नहीं किया जा सकता है, बस इतना किया जा सकता है कि लोगों की प्राथमिक आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकता है। तो ये जो उदासीनता वक्र है इसी पर संबंधित है, तो इसका जो सही ऑप्शन होगा ये सी नंबर होगा। इसका जो ग्राफ पर कर्व बनता है वो मूल बिंदु की ओर उत्तल होता है। इंग्लिश मीडियम से जो है वो देख सकते हैं कॉन्वेक्स टू द ऑरिजिन। अभी इसे डिफाइन करने का टाइम नहीं है, ठीक है। अभी आप फिलहाल सिर्फ इसका सही आंसर जानिए। क्वेश्चन नंबर 4 है सामान्यता एक मांग वक्र की ढाल होती है। सामान्यता एक मांग वक्र की ढाल होती है। तो मांग वक्र की ढाल कैसी होती है, धनात्मक होती है या ऋणात्मक होती है, या पहले धनात्मक फिर ऋणात्मक, या पहले ऋणात्मक फिर धनात्मक, ठीक है। तो आपको पता है कि जो मांग वक्र है वो मांग के नियम पर निर्भर करता है। कीमत जब बढ़ता है तो मांग घट जाता है, मतलब कीमत और मांग के बीच जो है नेगेटिव रिलेशन होता है, इसलिए इसका सही ऑप्शन जो होगा ऋणात्मक होगा। क्यों होगा ऋणात्मक, क्योंकि डिमांड और प्राइस के बीच जो रिलेशन होता है वो नेगेटिव होता है, ठीक ना। दोनों एक साथ नहीं चल सकता है, दोनों अपोजिट साइड चलता है, अपोजिट डायरेक्शन में। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं, एक सरल रेखा मांग वक्र के मध्य बिंदु पर मांग की कीमत लोच खाली स्थान होती है। एक सरल रेखा मांग वक्र के बिंदु पर मांग की कीमत लोच होती है, ठीक है। इसका सही ऑप्शन देख रहे हैं कि ए नंबर 0 है, तो ये तो सही नहीं है। बी 1 है, सी 1 से अधिक है और डी 1 से कम है, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन जो होगा वो आपका बी होगा 1, ठीक ना। एक सरल रेखा मांग वक्र के मध्य बिंदु पर मांग की कीमत लोच होती है। आप लोग पढ़े होंगे मांग की कीमत लोच, आप लोग पढ़े होंगे। मांग की कीमत लोच का जो प्रकार है वो 5 है, जो कि आप जानते हैं पूर्ण लोचदार मांग, ठीक ना, पूर्णतः बेलोचदार मांग, इकाई से अधिक लोचदार, इकाई से कम लोचदार और इकाई के बराबर। तो यहाँ मध्य बिंदु का बात है, इसलिए यहाँ पर इकाई के बराबर होगा, अर्थात 1 होगा। तो यहाँ सही ऑप्शन बी होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर आते हैं, निम्न में से किस वक्र का आकार उल्टा यू आकार का होता है।
अब देखो किसका होता है, वक्र समझते हैं ना, जो हम लोग ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। तो ऐसा ग्राफ बनता है यू आकार का, ठीक है। तो किसका होता है वो, क्या वो औसत स्थिर लागत का होता है या औसत परिवर्तित लागत का होता है। इंग्लिश भी आप देख लेना अपना, सीमांत लागत होता है या औसत उत्पाद होता है, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन होगा औसत उत्पाद होगा, ठीक है। इसका सही आंसर है औसत उत्पाद, ठीक ना। एवरेज प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट का जो आपका आकार होता है, उसका जो वक्र मतलब कर्व, इंग्लिश में कर्व कहते हैं, जो होता है वो उल्टा यू होता है, उल्टा यू आकार का होता है, ठीक ना। और सॉरी, उल्टा यू आकार का होता है तो मतलब ऐसा होता है, उल्टा यू आकार का होता है, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि उत्पादन फलन, प्रोडक्शन फंक्शन इक्वल टू दिया है, आप देख ही रहे हैं क्वांटिटी इक्वल टू लिखा हुआ है, ठीक ना। थोड़ा क्लियर नहीं है, 1 मिनट रुकेंगे, जूम करते हैं, ठीक है। ए एल अल्फा पावर के रूप में है, के अल्फा बीटा के रूप में पैमाने का प्रतिफल की माप है, ठीक है। तो इसको भी हम डिफाइन नहीं कर पाएंगे, ठीक है, थोड़ा अजीब सा यहाँ पर इस क्वेश्चन को दिया गया है। तो इसका अभी फिलहाल सही आंसर जो है वो होगा ए नंबर, अल्फ़ा प्लस बीटा। इसको अल्फ़ा और बीटा के नाम से जानते हैं, इसलिए अल्फ़ा बीटा। हो सकता है आपके टीचर किसी और नाम से बताए हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चला जाए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, जब सीमांत लागत औसत लागत से कम होती है तब औसत लागत, मतलब सीमांत लागत जो है औसत लागत से क्या होती है, कम होती है, तब औसत लागत क्या होता है। तो औसत लागत घटती है या न्यूनतम होती है, बढ़ती है या अधिकतम होती है। तो इसका सही आंसर होगा कि औसत लागत घटती है, ठीक है, औसत लागत घटती है। क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन करने पर किस लागत में परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। तो सिंपल सा आपको पता है कि जब आप उत्पादन की मात्रा बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं तो जो परिवर्तित लागत है वो तो बढ़ेगा घटेगा, लेकिन जो स्थिर लागत है वो तो नहीं बढ़ेगा और घटेगा। इसलिए इसका सही आंसर होगा डी नंबर, कुल स्थिर लागत, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर आते हैं। निम्नलिखित में से किस बाजार में एक फर्म कीमत स्वीकारक होता है। कीमत स्वीकारक मतलब जो कीमत रखा जाएगा उसी कीमत को स्वीकार करेगा, उसी कीमत में वस्तु को बेचेगा। तो क्या वो एकाधिकार बाजार होता है, वो एकाधिक प्रतियोगिता बाजार होता है, या पूर्ण प्रतियोगिता बाजार, या अल्पाधिकार। तो आपको पता है कि ये पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में ऐसा होता है, जैसा कीमत बोला जाएगा उसी कीमत में बेचा जाएगा, अपने मन से कुछ नहीं किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, एक पूर्ण प्रतियोगी फर्म के संतुलन के लिए निम्न में से कौन सा विकल्प सही है। निम्न में से कौन सा विकल्प सही है पूर्ण प्रतियोगी फर्म के संतुलन के लिए। क्या वो मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट होगा, या मार्जिनल रेवेन्यू माइनस मार्जिनल कॉस्ट इक्वल टू 0 होगा, या मार्जिनल रेवेन्यू डिवाइड मार्जिनल कॉस्ट, या ऑल ऑफ दीज। इसका सही ऑप्शन है, इसका सही ऑप्शन होगा 11 का सही ऑप्शन है MR/MC के बराबर होता है, मतलब सीमांत आगम सीमांत लागत के बराबर होता है, तब पूर्ण प्रतियोगी फर्म संतुलन की स्थिति में होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर आ जाते हैं। निम्नलिखित रेखाचित्र से पूर्ति की लोच किस मान की माप होती है। ये जो आपका यहाँ फिगर दिया हुआ है वही पूछ रहा है, ठीक है, कि ये किस प्रकार का है। निम्नलिखित रेखा चित्र से पूर्ति की लोच के किस मान की माप होती है, किस मान की माप होती है, किस वैल्यू को यहाँ मेजर किया जा रहा है इस ग्राफ के माध्यम से, ठीक है, वो पूछा है। क्या वो 0 है, क्या वो 1 से कम है, क्या वो 1 से अधिक है, क्या वो 1 है, ठीक ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 से कम, 1 से कम हो जाएगा, 1 से कम, ठीक है, सही आंसर 1 से कम है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है कि एक मुश्त कर लगाने से किसी वस्तु की पूर्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है।
एक मुश्त मतलब एक बार में यदि टैक्स लगा दिया जाए तो उसके सप्लाई पर, गुड्स के सप्लाई पर क्या असर पड़ता है? क्या पूर्ति कम हो जाती है, या पूर्ति में वृद्धि होती है, या पूर्ति अपरिवर्तित रहती है, या पूर्ति शून्य हो जाती है? ठीक है, तो इसका सही आंसर है कि पूर्ति अपरिवर्तित रहती है, अर्थात एक मुश्त कर लगाने से पूर्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, अन्य बातें समान रहने पर किसी वस्तु की मांग में वृद्धि होने से बाजार संतुलन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ऑप्शन देखेंगे पहले। पहला, संतुलन कीमत में कमी एवं संतुलन मात्रा में वृद्धि होगी, या संतुलन कीमत में वृद्धि एवं संतुलन मात्रा में कमी होगी। ठीक है, या संतुलन कीमत एवं संतुलन मात्रा में वृद्धि होगी, दोनों में होगी, या संतुलन कीमत और संतुलन मात्रा में कमी होगी। कौन सा सही लग रहा है आप लोग? तो आप मन में गेस करो, उसके बाद हम बताते हैं। तो इसका सही ऑप्शन होगा बी नंबर। ठीक है, इसका सही ऑप्शन होगा बी नंबर पॉइंट। 1 मिनट रुक जाना। इसका सही ऑप्शन होगा बी, संतुलन कीमत में वृद्धि और संतुलन मात्रा में कमी होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? अधिक मांग की स्थिति में कीमत में प्रवृत्ति होती है, इंग्लिश में देख सकते हैं, इफ देयर इज एक्सेस ऑफ डिमांड देन द प्राइस टेंड्स टू, ट्रेंड भी लिख सकते हैं, टेंड्स भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, तो ऑप्शन है कमी होने की, या वृद्धि होने की, या शून्य होने की, या अपरिवर्तित रहने की। ठीक है, अधिक मांग की स्थिति में कीमत में प्रवृत्ति होती है। अधिक मांग जब होगा तो कीमत क्या होगा? निश्चित ही बढ़ेगा। कोई भी व्यक्ति बोल रहे, कोई भी देश हो, यदि वहाँ मांग बढ़ेगा तो निश्चित रूप से कीमत बढ़ाया जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि रिसोर्सेज जो इस संसार में है, साधन जो इस संसार में जो संसाधन है वो सीमित है, सभी के मांगों को पूरा नहीं किया जा सकता। आप लोग सोच रहे होंगे कि सर डिफाइन क्यों नहीं कर रहे, डिस्क्राइब क्यों नहीं कर रहे, पूरा वर्णन करके बताते तो होता। तो नहीं, यहाँ पर टाइम उनको लंबा नहीं खींचना है, ठीक है ना, शॉर्ट वीडियो आना है। कई बच्चे ऐसे हैं जो तैयारी नहीं किए हैं, वो सिर्फ आंसर जानना चाहते हैं। ठीक है, और यदि आप डिस्क्राइब करना चाहते हैं तो अभी नहीं हो पाएगा। अब मैं नया बैच जो चालू कर रहा हूँ 12th का, उसमें मैं इकोनॉमिक्स का जो भी क्लास लूँगा अपने कोचिंग सेंटर पे, तो उसका मैं वीडियो बनाऊँगा, तब आप देख सकते हैं। आगे भी काम करेगा, कम्पिटिटिव एग्जाम में भी आपका ये सब इकोनॉमिक्स का जो ये कंटेंट है, इकोनॉमिक्स का ये जो मटेरियल है, बहुत काम करता है। ठीक है, तो ये मत सोचना कि बस यहीं तक आपको 12th तक इकोनॉमिक्स पढ़ना, उसके बाद इसका यूज नहीं है, नहीं, हमेशा यूज है इसका। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि अधिक की पूर्ति की स्थिति में होती है। अधिक की पूर्ति मतलब एक्सेस सप्लाई की स्थिति में, ये ऑप्शन दिया क्या होता है? डिमांड जो है वो सप्लाई से ज़्यादा होता है। डी मतलब डिमांड हो गया, एस मतलब सप्लाई हो गया, और डिमांड ग्रेटर होता है सप्लाई से, या डिमांड स्मॉलर होता है सप्लाई से, या इक्वल होता है, या फिर डिमांड और सप्लाई दोनों जीरो होता है। ठीक है, क्या होता है वही आपको बताना है। कब? तो अधिक की पूर्ति की स्थिति में। तो इस स्थिति में आपका अधिक की पूर्ति बोला ही है, एक्सेस सप्लाई। तो ये तो अब साफ साफ दिख रहा है कि सप्लाई ज़्यादा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए डिमांड से। ठीक है, तो ये तो कोई भी बता सकता है, कोई बच्चा बता सकता है इसको। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, 1 मिनट। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है कि अन्य बातें समान रहने पर किसी वस्तु की पूर्ति में कमी होने से बाजार संतुलन पर क्या प्रभाव होगा? तो यहाँ ऑप्शन है आपका संतुलन कीमत में कमी एवं संतुलन मात्रा में वृद्धि होगी, या संतुलन कीमत में वृद्धि एवं संतुलन मात्रा में कमी होगी, उल्टा दिया। फिर संतुलन कीमत और संतुलन मात्रा में वृद्धि होगी, दोनों एक साथ बढ़ेगा, या फिर दोनों एक साथ कम होगा, कौन सा होगा? ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी सही है। इसका ऑप्शन बी आपका सही है, संतुलन कीमत में वृद्धि एवं संतुलन मात्रा में कमी होगी। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि एकाधिकार में अधिकतम कुल आगम के उत्पादन स्तर पर वस्तु की मांग की कीमत लोच कितनी होती है? एकाधिकार में अधिकतम कुल आगम के उत्पादन स्तर पर वस्तु की मांग की कीमत की लोच कितनी होती है? क्या 0 होती है, क्या 1 होती है, या 1 से कम होती है, या 1 से अधिक होती है? क्वेश्चन फिर से रीड करेंगे। एकाधिकार में अधिकतम कुल आगम के उत्पादन स्तर पर वस्तु की मांग की कीमत लोच कितनी होती है? तो इसका सही ऑप्शन 1 होगा।
1 के बराबर होती है, इकाई के बराबर होते हैं, यूनिट के बराबर होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 19 क्या बोल रहा है कि हाउ मैनी सेलर आर देयर इन डिओपॉली, द्वैधिकार में विक्रेताओं की कितनी संख्या होती है। तो द्वैधिकार 2 ही मालूम चल रहा है, इसका सही ऑप्शन क्या होगा, 2 होगा। ठीक ना, कुछ क्वेश्चन ऐसा है जो आप नहीं भी जानते हैं तो कॉमन सेंस से आप सही आंसर पर टिक आउट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्न में किस बाजार में विभेदीकृत वस्तुओं का उत्पादन होता है। इसका इंग्लिश भी देखो, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मार्केट डिफरेंशिएटेड गुड्स आर प्रोड्यूस्ड। क्या इसका ऑप्शन होगा, ऑप्शन ए का अधिकार है, दूसरा मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मतलब एकाधिकृत प्रतियोगिता, पूर्ण प्रतियोगिता, और इनमें से सभी। तो आप लोगों को क्या लगता है, निम्न में से बाजार में विभेदीकृत वस्तुओं का उत्पादन होता है, अलग अलग वस्तुओं का, एक प्रकार की वस्तु का उत्पादन नहीं होता है, एक प्रकार के वस्तु का उत्पादन नहीं होता है, तो वो है आपका बी नंबर ऑप्शन होगा। ठीक ना, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट। हो सकता है आप इकोनॉमिक्स साल भर नहीं पढ़े हो, आप ट्यूशन नहीं लिए हो, या किसी भी माध्यम से पढ़ाई नहीं की हो, तो आपके मन में एक अभी उत्पन्न होगा, एक ऐसा एहसास उत्पन्न होगा कि कुछ समझ तो आ नहीं रहा है। ठीक है, तो सर सिर्फ ऑप्शन बता रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप कुछ कर भी नहीं सकते हैं। ठीक है, अब आप यही करो कि आप सिर्फ आंसर पर ध्यान दो अभी फ़िलहाल, और डिटेल में पढ़ना है तो फिर आप बुक खरीदो, और जब मैं वीडियो अपलोड करूँगा यूट्यूब पर तो आप देख लेना, बहुत ही विस्तार से समझा दूँगा। एकाधिकार बाजार क्या होता है, एकाधिकृत प्रतियोगिता बाजार क्या होता है, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार क्या होता है। ठीक ना, ये सब बता दूँगा मैं, और नहीं तो अदर यूट्यूब वीडियो आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में आप आएंगे, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी नामक पुस्तक के लेखक कौन है। ठीक है, तो आप पढ़े होंगे इसको, अल्फ्रेड मार्शल है, क्या एडम स्मिथ है, नहीं ये तो नहीं है, जे.एम. केन्स है या जेन केन्स है। आपको क्या लगता है, जल्दी से मन में सोचिए, उसके बाद बताते हैं। ठीक है, तो सोच लिए सी नंबर, यदि जो सी सोचे हैं तो सही है आंसर। ठीक है, जे.एम. केन्स है। फिर है क्वेश्चन नंबर 22, जीडीपी और एनडीपी में क्या संबंध है। ये आप मैक्रो इकोनॉमिक समष्टि अर्थशास्त्र के अंदर पढ़े होंगे सेकेंड पार्ट में। ये सब आपका नेशनल इनकम का टाइप है, कॉन्सेप्ट है जीडीपी एनडीपी। तो ये जीडीपी एनडीपी में क्या संबंध है, यही आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 22 में। ठीक है, तो क्या जीडीपी इक्वल टू एनडीपी माइनस डेप्रिसिएशन होता है, या जीडीपी इक्वल टू एनडीपी इनटू डेप्रिसिएशन, ये तो नहीं होगा। जीडीपी इक्वल टू एनडीपी प्लस डेप्रिसिएशन होता है, तो यही तो आपका सही होना चाहिए। ठीक है, तो यही सही भी है। ठीक है, ध्यान रखना, ये आपका सही ऑप्शन है सी नंबर, जीडीपी इक्वल टू एनडीपी प्लस डेप्रिसिएशन होता है। वैसे समझाने का बड़ा मन कर रहा है कि सभी जितना भी क्वेश्चन दिया है प्रत्येक क्वेश्चन के पीछे मैं समझा दूं आपको, पूरा उसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं, लेकिन नहीं, अभी बोले मैं थोड़ा बिजी हूं, और अभी देख रहे हूं कि यूट्यूब वीडियो डाउनलोड भी नहीं हो रहा है। ठीक है, तो मैं 14-15 के बाद फ्री हो जाऊंगा और डेली वीडियो लोड होगा, आप देख सकते हैं। और वो वीडियो आपका A to Z रहेगा, क्लास 11 से, कॉमर्स का क्लास 11 से लेकर ग्रेजुएशन की सेमेस्टर, अब तो 8 हो गया, लेकिन अभी सेमेस्टर 6 तक बोल सकते हैं। ठीक है, सेमेस्टर 6 तक, और क्लास 10-9 का भी मैं मैथ का वीडियो डालता हूं, तो आप देख सकते हैं 10 और 9 का मैथ का वीडियो भी। ठीक है, सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, वैसे तो सब्सक्राइब करने वाले लोगों की संख्या बहुत कम है, सिर्फ लोग वीडियो देख के निकल जाते हैं, जो कि हमारे लिए सही नहीं है, और मुझे इससे कोई मोटिवेशन नहीं मिलता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 की ओर आते हैं, निम्न में किस वस्तु के निर्माण में गेहूं एक मध्यवर्ती वस्तु है। ठीक है, ये भी आप सेकेंड पार्ट में पढ़े होंगे समष्टि अर्थशास्त्र के अंदर। ठीक है, राष्ट्रीय आय की गणना के समय ये सब ध्यान रखा जाता है। निम्न में किस वस्तु के निर्माण में गेहूं एक मध्यवर्ती वस्तु है। क्या वो चपाती है, मतलब ही रोटी, क्या वो बिस्कुट है, क्या वो ब्रेड है, या इनमें से सभी है। तो जल्दी से सोचिए, तो इसका हो जाएगा इनमें से सभी मध्यवर्ती वस्तु। अब सोचेंगे क्या होता है ये मध्यवर्ती वस्तु, तो वेट करें। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की ओर चलते हैं। किसी वर्ष जीडीपी की गणना में निम्न में से किस मद के मूल्य को शामिल नहीं किया जाएगा। नई कार का मूल्य, या प्रयुक्त कार का बिक्री मूल्य, या शिक्षक का शिक्षण मूल्य शुल्क, या ब्रेड का मूल्य।
तो नई कार का मूल्य तो शामिल होगा जीडीपी में, बेड का मूल्य भी होगा शामिल, शिक्षक का प्रशिक्षण शुल्क भी शामिल होगा। तो यह सही ऑप्शन जो होगा वो है प्रयुक्त कार का बिक्री मूल्य, सेलिंग प्राइस ऑफ यूज्ड कार। जो आप पहले ही खरीद के फिर से बेच रहे हैं तो उसका शामिल नहीं होगा जीडीपी में। क्यों नहीं होगा सोचिए, अभी समझाना मुश्किल है। ऐसे आप चाह रहे हैं समझा रहे तो सुन लो, 2 शब्द में 2 लाइन में समझाने की कोशिश करते हैं। क्योंकि जो आप नया फैक्ट्री के अंदर जो नया कार का उत्पादन हुआ उसी का मूल्य जीडीपी में ऐड होता है। अब आप नया कार खरीदे और फिर किसी को बेच दिए, ठीक है, तो ये आपका दोहरा गणना में आ जाएगा। 2 बार आप एक ही चीज़ को 2 बार बेच रहे हैं और जीडीपी में शामिल कर रहे हैं, तो जीडीपी आपका बढ़ा हुआ दिखेगा, अमाउंट उसका बढ़ा हुआ दिखेगा, लेकिन अमाउंट आपका उतना रहेगा नहीं, ठीक ना। तो इसी को दोहरी गणना की समस्या कहते हैं, डबल काउंटिंग का प्रॉब्लम कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से किस विधि से जीडीपी की गणना की जा सकती है? तो जीडीपी की गणना करने का यहाँ पर मूल्य वृद्धि विधि, आय विधि, व्यय विधि, सभी विधि है, तो इसमें इनमें सभी हो जाएगा। इसका सही आंसर इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है। ओके, फिर है 26 नंबर क्वेश्चन। सन 2016 में किए गए विमुद्रीकरण किस मूल्य के नोट के बाजार प्रचलन से बाहर किया गया था? ये तो सभी आप जान रहे हैं, सभी आप इसको देखे थे, झेले थे, ठीक ना। डीमोनेटाइजेशन जो हुआ था 2016 में, ठीक है, तो वो कौन सा नोट बंद हुआ था? क्या 50-100 का नोट बंद हुआ था? नहीं, बिल्कुल नहीं। 100-500 का नहीं, 500, 1000 का या 500, 200 का। तो 200 को था ही नहीं उस समय, तो इसका सही ऑप्शन सी नंबर हो गया, ठीक है। इसका सही ऑप्शन सबको पता है, सी नंबर होगा। 500 और 1000 का था, इसी का डीमोनेटाइजेशन किया गया था, विमुद्रीकरण किया गया था, बदला गया था नोट को। क्वेश्चन नंबर 27 की ओर आते हैं। निम्न में से कौन सा एक कार्य केंद्रीय बैंक का नहीं है? सेंट्रल बैंक का काम नहीं है, मुद्रा निगमन, ये तो है उसका काम। साख नियंत्रण भी करना है, ये जमा स्वीकार करना नहीं, ये नहीं है, जनता से जमा स्वीकार नहीं करता है ये, तो इसलिए सी नंबर ऑप्शन होगा ये, ठीक ना। 27 का सी, जनता से ये नॉर्मली नहीं स्वीकार करता है, रेयर केस होता है, इसका एक्सेप्शन होता है, जमा करता है, लेकिन नहीं, अधिकतर नहीं, इसका उद्देश्य ये है ही नहीं, ठीक ना। ओके, क्वेश्चन नंबर 28 में आते हैं। भारत का एक केंद्रीय बैंक है और आपको पता है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नहीं है, आपको पता है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया भी नहीं है, सब कमर्शियल बैंक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो ये कोई नहीं है, बस सेंट्रल बैंक, सॉरी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आपका इसका सही ऑप्शन होगा। रिजर्व बैंक आरबीआई आपका हमारे भारत का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, ठीक ना। पूरी दुनिया में प्रत्येक देश का अपना एक सेंट्रल बैंक होता है, ठीक है। बस एक यूएसए है जिसका एक से अधिक सेंट्रल बैंक है, और शायद पूरा कंफर्म तो नहीं हो, लेकिन 12 है, ठीक ना, वहाँ का यूएसए का 12, ठीक है, आप पता लगा लेना, 12 ही होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में सबसे तरल मुद्रा कौन सी है? तो आप ये भी सेकेंड पार्ट समष्टि अर्थशास्त्र के अंदर पढ़ेंगे आप, ठीक ना, ये मुद्रा पूर्ति के अंदर पढ़ेंगे। तो सबसे तरल लिख दो, तरल का मतलब यहाँ इंग्लिश में लिक्विड है, लिक्विड मतलब यहाँ पानी नहीं होता है या ऑयल नहीं होता है, यहाँ लिक्विड मतलब कैश होता है, जो कैश में होता है, ठीक ना, या कैश जैसा, कैश इक्विवेलेंट जो बोलते हैं, कैश के समतुल्य जो होता है, ठीक ना। तो ये कौन होता है? इसका सही ऑप्शन M1, M2, M3, 4 लिखा हुआ है। ये सब मुद्रा पूर्ति का पार्ट है, लेकिन इसमें M1 सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी रखता है अपने पास, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 है कि उपभोक्ता फलन C=A+BY में प्रेरित उपभोग है, ठीक है। तो क्या वो A है, B है, C है या BY है? तो इसका सही ऑप्शन होगा BY, ठीक है, BY। क्वेश्चन नंबर 31, MPC प्लस MPS इक्वल टू क्या होता है? तो ये सब जानते हैं 1 होता है, ये तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है, इसका 1 होता है, ठीक है। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 32 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में आपका ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है। तो क्या लिख रहा है कि व्हाट इज द लाइन ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट इन द फॉलोइंग डायग्राम, यहाँ लिखा हुआ है, पढ़ लो। निम्न रेखा चित्र में स्वायत्त निवेश की रेखा है, कौन सा रेखा है? यहाँ पर 3 रेखा देख रहे हैं, EFB है, एक AB है, एक CD है, ठीक ना। तो कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन CD होगा, इसका सही ऑप्शन CD है, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33,
किसी अर्थव्यवस्था में यदि MPS 0.4 है तो गुणक का मान क्या होगा? क्या वो 1 है, क्या वो 0.4 है, क्या वो 0.6, ये 2.5 है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा डी नंबर 2.4, क्योंकि MPS 0.4 है, MPS 0.4 है तो इसका मल्टीप्लायर निकालने का जो फॉर्मूला होता है ना वो 1/MPS होता है। क्या होता है? मल्टीप्लायर निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो 1/MPS होता है। तो निकाल लो। 1/MPS करने का मतलब क्या है? 1 आपको कितना लिखना होगा? 0.4 लिखना होगा। कैलकुलेट करते हैं, पॉइंट आएंगे तो यहाँ पर ऊपर में 0 पुट हो जाएगा, फिर 4 से काटेंगे 10 को, 4 दूना 8, 2.5 आएगा। ठीक ना, मल्टीप्लाई ऐसे निकलता है इसलिए 2.5 है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 34 की ओर आते हैं। निम्न में से प्रत्यक्ष कर का उदाहरण कौन सा नहीं है? प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है तो देखिए यहाँ पर आपका लिख रहा है गिफ्ट टैक्स, वेल्थ टैक्स, ये तो आपका प्रत्यक्ष कर है, डायरेक्ट टैक्स है, इनकम टैक्स। ठीक ना, तो इसका सही ऑप्शन होना चाहिए सी नंबर। सही ऑप्शन क्या होना चाहिए इसका? सी नंबर। प्रत्यक्ष कर का ऑप्शन कौन नहीं है? तो GST नहीं है। GST आपका अप्रत्यक्ष कर है, इनडायरेक्ट टैक्स, आपको पता है। क्वेश्चन नंबर 35 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्न में से सार्वजनिक वस्तु का उदाहरण कौन सा है? कार तो आपका निजी भी हो सकता है। सड़क, तो सड़क किसी का निजी नहीं हो सकता है, इसलिए सड़क सार्वजनिक हो सकता है। और देखते चॉकलेट, ये तो प्राइवेट हो सकता है, कपड़ा प्राइवेट हो सकता है। इसका सही ऑप्शन आप समझ ही गए, क्या होगा? सड़क होगा। ठीक ना, बी नंबर। फिर 36 है कि भारत में GST कब लागू हुआ? क्या 91 में? बिल्कुल नहीं। 2016 में? बिल्कुल नहीं। 17 में? एक मिनट, शायद 17 में हुआ है या 16 में, कन्फ्यूजन है, तो ये 17 में हुआ है। सही आंसर होगा 17 में हुआ, 2017 में हुआ। ठीक ना, 2017 में। फिर क्वेश्चन नंबर 37, राजस्व व्यय एवं राजस्व प्राप्ति के अंतर को क्या कहा जाता है? राजस्व, रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू रिसीव का जो डिफरेंस है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? क्या राजकोषीय घाटा, या प्राथमिक घाटा, या व्यापार घाटा, या फिर राजस्व घाटा? तो इसका सही ऑप्शन होगा राजस्व घाटा के नाम से जानते हैं, राजस्व घाटा। चलिए 3 क्वेश्चन और बचा। व्यापार संतुलन क्या है? व्यापार संतुलन में कब होता है ये पूछ रहा है आपसे। ठीक है, क्या आयात और निर्यात का अंतर है, या निर्यात और आयात का अंतर है, या आयात और निर्यात का योग है, या निर्यात आयात का गुणनफल है? गुणनफल तो नहीं होगा। आयात और निर्यात का अंतर, आयात ज़्यादा और आयात और निर्यात, जब आयात ज़्यादा है निर्यात, तो ये तो व्यापार संतुलन नहीं है। निर्यात और आयात का अंतर, जब निर्यात ज़्यादा हो, ठीक है, जब निर्यात ज़्यादा हो तब संतुलन में होगा। बिल्कुल, तो इसका सही ऑप्शन जो होगा वो होगा निर्यात और आयात का अंतर। निर्यात आप जानते हैं, एक्सपोर्ट आप जानते हैं ना, जब हम कोई देश दूसरे देश को अपना वस्तु बेचता है, अपना गुड्स बेचता है, सर्विस बेचता है, तो उसको निर्यात बोलते हैं। आयात जब खरीद के लाते हैं दूसरे देशों से वस्तु तो उसको आयात बोलते हैं। तो जब कोई भी एक छोटा व्यापारी भी जब ज़्यादा बेचेगा, ठीक ना, और कम खरीदेगा, तो ही ना आपका व्यापार संतुलन सही बना रहेगा। अब आप ज़्यादा खरीद रहे हैं, पैसा आपका ज़्यादा खर्च हो रहा है, आप बेच कम रहे हैं, तो आप तो लॉस में जाएंगे ना। तो इसलिए व्यापार संतुलन तब होगा जब निर्यात ज़्यादा और आयात कम होगा। तो निर्यात माइनस आयात होना चाहिए, आयात माइनस निर्यात नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 39, यदि कोई भारतीय किसी चीनी मोबाइल कंपनी को खरीदता है तो इस लेन देन को भारत के भुगतान संतुलन में कहाँ दर्ज किया जाएगा? क्या चालू खाते के डेबिट मद में, या चालू खाते के क्रेडिट साइड में, या पूंजी खाते के डेबिट मद में, या पूंजी खाते के? तो इसका सही ऑप्शन जो होगा वो होगा पूंजी खाते के डेबिट मद में होगा। ठीक है, और अब लास्ट क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्नलिखित में से कौन सा मद भुगतान संतुलन के चालू खाते का एक घटक है? कौन है? प्रत्यक्ष निवेश, विदेशी ऋण, विदेशी सहायता, या वस्तुओं का निर्यात? ठीक है, तो ये इसका सही होगा वस्तुओं का निर्यात, वस्तुओं का निर्यात। ठीक है, चलिए तो कंप्लीट हो गया। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। और यहाँ पर समझाने का कुछ था भी नहीं, सिर्फ मैं सही ऑप्शन बताया हूँ और डिस्क्राइब कहीं कहीं पर किसी क्वेश्चन के लिए मैं आया हूँ और आपको डिस्क्राइब करके बताया हूँ और बता ही दिया हूँ। थोड़ा सा चैनल को ग्रोथ करवाइए, थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिए,
मोटिवेशन मेरा यहीं से मिलेगा, सब्सक्राइब कीजिएगा तब। और समझ नहीं आता है या समझ में आता भी है या कुछ पूछना है या कोई और वीडियो बनाने के लिए कहना है किसी विषय पर जो कॉमर्स से रिलेटेड हो, तो कमेंट भी करें, ठीक ना, अच्छा लगेगा। और अन्यथा फिर क्या फ़ायदा है यहाँ आके पढ़ाने का जब आपको पसंद ही नहीं आता है तो, ठीक है। तो मैं ज़्यादा लंबा चौड़ा इसमें कुछ भी नहीं बोलूँगा, बस आपको बस एक बार और रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर दें और लाइक भी करें, कमेंट भी करें और संभव हो तो शेयर भी कर दें, ठीक है। और जो जितने भी 12th के विद्यार्थी हैं वो कृपया करके एग्ज़ाम पर फोकस करें, ठीक ना। होली इस बार आप थोड़ा सेक्रीफाइस कर दें, ठीक है, होली सेक्रीफाइस करें, ठीक है, पढ़ाई करें, क्योंकि होली आपका नेक्स्ट ईयर भी आएगा लेकिन आपका क्लास 12 फिर से नहीं आएगा। यदि एक बार घबराया तो ज़िंदगी भर का दाग लग जाएगा, ठीक ना। और ये ज़िंदगी भर का दाग आपको अपने फाइल में लेके चलना पड़ेगा, ठीक है, जो आपको भी अच्छा नहीं लगेगा। तो कृपया करके कम होली खेलें, पढ़ाई पे फोकस करें, ठीक है। थैंक यू।